अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खैर वाफियत से रखें। तो चलें शुरू करते हैं आज की नई एपिसोड। हर एपिसोड ख़त्म होने के बाद हमें एक प्यारा सा कमेंट और फीडबैक ज़रूर दे दीजिए करें, शुक्रिया। रात के 1 हो गए थे, लेकिन अलियार का ना कोई मैसेज आया था, ना ही कोई कॉल। फदर अपने पलंग पर उल्टी लेटी हुई यही सोच रही थी कि कॉल करूं कि नहीं, मैसेज करूं कि नहीं। फिर से एकदम ख्याल आया, कहीं उसे कुट तो नहीं लग गई और उसका मोबाइल तोड़ तो नहीं दिया। शट अप फतक, अच्छा सोचो यार। उसने खुद को ही थप्पड़ मारा। अजीब तरह की बेचैनी थी। मोबाइल हाथ में लिए कमरे में टहलने लगी। जैसे ही किसी का मैसेज आता फौरन देखती। वो जैसे किसी और का होता देखकर मायूस हो जाती और कुछ देर बाद छत पर आ गई। छत पर पड़ी चारपाई पर लेट गई और निगाहें आसमान पर जमा ली। टिमटिमाते सितारे, बादलों में छुपा चांद, जैसे आज सारी खूबसूरती सिर्फ आसमान पर हो। फदक को हमेशा से चांद पसंद था और आज तो फदक के साथ चांद छुपन छुपाई खेल रहा था। फदक ने चांद को देखकर किसी ड्रामाई क्वीन की तरह शिफॉन का लाल दुपट्टा अपने चेहरे पर ओढ़ लिया। चांद जी, माना कि मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, पर यूं छुप छुप कर मुझे देखना खैर कोई अच्छे अखलाक नहीं। फदक ने शिफॉन का दुपट्टा अपने चेहरे पर ओढ़ लिया और दुपट्टे की ओर से चांद को घूर घूर कर देखने लगी और फिर किसी ख्याल के तहत जल्दी से उठ बैठी। वैसे चांद जी, आपको मेरा अलियार भी देख रहा होगा। अगर उसने आपकी ये गुस्ताखी देख ली ना, तो ये जो दुनिया आपको सर उठा कर देखती है, कहीं सर झुका कर ना देखे, कहीं ज़मीन पर लैंड ही ना हो जाए। चांद जैसे फिदक को देखकर हंस रहा। आज खुश हूँ मैं, सब अच्छा लग रहा है। ये सर्द हवा भी, मुझे पूरा यकीन है अलियार आज खुशखबरी देगा। फदक ने अपना बाजू सर के नीचे रखते सोचा। अब 11-15 हो गए थे। अब तो फदक से रहा नहीं गया। उसने अलियार को सलाम का मैसेज भेज दिया। मेरी तस्वीरें हैं उसके पास, मर के भी मोबाइल किसी को नहीं देगा। फदक मैसेज टाइप करते वक्त बड़बड़ाई। दूसरी तरफ वालेकुम सलाम का जवाब आया। फदक को यकीन नहीं हुआ, आंखें चमक उठी, चेहरा खिल उठा। फदक की उंगलियां जल्दी से चलने लगी। कहाँ थे? जान अटकी हुई है मेरी। यही हूँ, सादा सा जवाब। सब ठीक है ना? कुछ नहीं ठीक। नहीं माने ना? फदक की आंखें अब रोशन नहीं रहीं, पर मुस्कान बरकरार थी। हाँ, हमेशा की तरह सीधा जवाब। फदक ने गहरी सांस ली। कौन नहीं माना? अब्बू? अलियार? हाँ। फदक, अम्मी नहीं मानी? हाँ। भाई भाभी चाचा सब? पता नहीं फदक ने सबका क्यों पूछा। हाँ, जैसे अलियार के पास हाँ के अलावा कुछ ना हो। फदक के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी और उसने प्यार से टाइप किया, और अलियार खां? क्या वो भी नहीं माने? हाँ, जवाब थोड़ी देर से आया, पर वैसा आया। फदक का चेहरा उड़ गया। तुम आराम करो, सुबह बात करेंगे। फदक अलियार खान भी नहीं माना। सुन रही हो तुम? अलियार की तरफ से वो फूल लगा जो पत्थर से भी भारी था। अलियार, कोई बात नहीं। जो अगर कोई नहीं माना, ये पहली कोशिश थी, हम फिर कभी कोशिश करेंगे। यूं हार कौन मानता है? पता नहीं क्यों फदक के हाथ कांप रहे थे। फदक, मैंने खुद को तुम्हारे प्यार में अंधा कर लिया था। मुझे हमेशा अपनी कास्ट की फिक्र रही। मैंने कभी हम दोनों के अलग अकीदे को नहीं देखा। फदक ने यह मैसेज कोई 10 दफ़ा पढ़ा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तुमने जानबूझकर कभी जिक्र नहीं किया। तुम्हें पता है इन मामलों में मैं सख्त हूँ। तुम्हें डर था कि हम जुदा हो जाएंगे। नहीं, फदक सिर्फ इतना लिख पाई। कुछ नहीं हो सकता, पर हो सकता तो मैं करना नहीं चाहता। एक और ही बेयकीनी वाला मैसेज। तुम अलियार नहीं हो, फतेह ने गुस्से से टाइप किया। दूसरी तरफ से कॉल आई और अलियार की आवाज़ सुनाई दी। मोहब्बत करना मेरे इख्तियार में नहीं था, पर तुमसे शादी करना मेरे इख्तियार में है। मैं इनकार करता हूँ तुमसे शादी के लिए फदक। पत्थर के बुत कैसे होते हैं? शायद फदक जैसे होते हैं। मैं इस इश्क का मामिन निकली सा, घर बार लुटा के बह गई। ये क्या बात हुई फदक? चेहरा उधर क्यों किया है? ईद के दिन मुसलसल 10 मिनट फदक अपना चेहरा दूसरी तरफ किए अपने आधे नीम घुंघरियाले बाल और आधा महरून खूबसूरत कढ़ाई पर बुना दुपट्टा एक तरफ किए बैठी थी। क्यों दिखाऊं चेहरा? जाकर अपनी पठानी को देखो जिससे तुम्हारी बात चल रही है रिश्ते की। फदक ने मजीद मुंह फेरते हुए कहा। वाह मैडम, आपके जो महीने में 10 रिश्तों की बात चलती, मैंने कभी मुंह नहीं बोला। और ये प्लीज़ ईद का दिन खराब ना करो। फजूल बातें पर बहस ना करो और चेहरा दिखाओ। रियार का लहजा इल्तिजाया था। अगर इनकार कर दूं तो? फदक ने मगरूर होकर कहा। तो मैं समझूंगा कि बड़ी बदशक्ल लग रही होगी। अलियार ने उसे चिढ़ाया। और अगर जानलेवा लगी तो? फदक ने अलियार की बात का असर नहीं लिया।
میں تو منت کر رہا ہوں سرکار کہ جان لے لو میری، الیار کی آواز میں زرگوشی بھر آئی۔ تحفہ ملے گا پھر؟ فدق نے بالوں کو انگلی میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ قدموں میں چاند رکھ دوں یا سر پر سورج کا تاج سجا دوں؟ الیار نے پھر سرگوشی کی۔ سورج اور چاند ہیں میرے پاس۔ فدق کو بات پسند آئی پر جتایا نہیں۔ الیار نے ایک گلٹ سے بنا ٹیکا اس کے سامنے لہرایا۔ فدق کا خوشی سے منہ کھل گیا اور ترچھا ہو کر چہرہ الیار کی طرف کیا۔ دوپٹے کو ذرا سا دانتوں میں لیا۔ الیار نے اس سے ایک لمحے کو اپنی آنکھوں میں پوری زندگی کے لیے قید کر لیا۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھیں آج کاجل سے بھری ہوئی تھیں۔ محروم دوپٹے کے رنگ کے ساتھ اس کے ہونٹوں کی لالی بھی ملی ہوئی تھی۔ ہلکی بادامی قمیص پر باریک کام کیا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں محروم کانچ کی چوڑیاں اور چاند کی طرح مہندی۔ فدق نے ٹھیک کہا تھا، آج وہ جان لیوا لگ رہی ہے۔ اور الیار تو کب کا ہار کے بیٹھا تھا۔ بغیر پلک کو جنبش دیے فدق نے الیار کو کسی جنگلی بلی کی طرح گھورا اور زور سے اس کے سامنے تالی بجائی۔ اب بتاؤ تمہاری وہ پٹھانیاں پیاری ہیں یا ہم؟ فدق نے ایک گھنگریالے بالوں کی آئی لائٹ کو ایک طرف کیا۔ صرف تم؟ الیار نے جان نچھاور کرنے والی نظروں سے دیکھا۔ فدق تھوڑی ہاتھ بڑھائی۔ یہ جو سیر انگیز چہرے ہوتے ہیں، تیکھی ناک، گہری آنکھیں، گھنے بال، پرکشش مسکراہٹ اور برباد کرنے والی ہنسی، قابو کرنے والی باتیں، یہ کسی کسی کو عطا ہوتی ہیں اور میرے اللہ نے یہ تمہیں بھی دی ہے، جو بہت سوں کو بیکار، قاتل، بزدل اور جنگجو بنا دیں، یہاں تک کہ اپنا دین اور مذہب چھڑوا دیں۔ توبہ توبہ الیار، فدق کو بہت زیادہ لگا۔ شش! الیار نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ تم وہی خطرناک لڑکی ہو، اپنا بہت خیال رکھا کرو۔ تعریف کر رہے ہو یا ڈرا رہے ہو؟ واقعی فدق کا چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ الیار کے ایک دم ہنسی نکل گئی۔ یوں جن کی طرح نہ ہنسو۔ لاؤ ٹیکا دو۔ فدق نے ہاتھ بڑھایا۔ الیار نے ٹیکا ہاتھ میں لٹکایا۔ ایک شرط پر ٹیکا دوں گا، اسے تم ابھی لگاؤ گی۔ پین نہیں ہے میرے پاس۔ ایک ٹھیک بہانہ۔ پھر نہیں ملے گا۔ الیار نے ٹیکا سیدھا واپس اپنی جیب میں ڈالا۔ فدق کا حیرت سے پورا منہ کھل گیا۔ بچپن سے جانتا ہوں تم جیسی جگاڑی لڑکی پوری دنیا میں نہیں ہوگی۔ الیار نے دونوں بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ الیار تمہارے ہاتھ اور بازو مجھے بہت پسند ہے۔ بات تبدیل کرنے کی کوشش۔ مجھے پتہ ہے فدق، بات کو پلٹو نہیں۔ الیار کو اس کی ساری چالیں پتہ تھی۔ فدق نے ہار مانتے ہوئے الیار سے ٹیکا لیا۔ ادھر دیکھو، تم میری طرف نہ دیکھو۔ فدق نے ٹیکا مٹھی میں لیا۔ تاکہ تم بھاگ جاؤ؟ الیار کو اس کی شرارتیں معلوم تھی۔ نہیں بھاگوں گی، فدق نے اب چڑھ کر کہا۔ بھاگ جاؤ گی؟ الیار کو اس پر پورا شک تھا۔ فدق نے اپنا دوپٹے کا پلو اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ آئیڈیا برا نہیں ہے۔ الیار نے پلو پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ فدق نے ٹیکا ماتھے پر ٹکایا اور اسے سر کی پچھلی طرف لے گئی۔ تھوڑے سے بال لیے اور ٹیکے کے اوپر باندھے، پھر انہی بالوں کو دوسرے بالوں کے ساتھ ننھی سی چوٹی نما باندھ دیا۔ ٹیکا بالکل سامنے ماتھے پر آ لگا۔ فدق نے موبائل نکالا، دوپٹہ سیٹ کیا اور کچھ بال آگے کیے۔ خود کو موبائل کے شیشے پر دیکھا۔ دوپٹہ ترچھے طریقے سے سر پر تھا۔ دائیں طرف سے بال اور دوپٹہ دونوں ایک طرف کیے ہوئے تھے۔ موبائل واپس رکھی۔ کھولو آنکھیں۔ الیار نے آرام سے آنکھیں کھولی تو سامنے اس نے حسن کی دیوی کو پایا۔ کتنے حسین ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ہمارے دلوں پر راج ہوتا ہے فدق، الیار نے پیار سے کہا۔ فدق کی نظریں جھکی تھیں، اس کی آنکھیں شرم میں ڈوبی تھیں۔ تم صرف میری ہو فدق، اور پلیز ہمیشہ میری رہنا۔ میرے ہونے کے بعد تم اپنی بھی نہیں ہو۔ جو حکم، فدق نے کسی کنیز کی طرح جواب دیا۔ سوچ رہا ہوں ٹیکا پیارا ہے یا پیشانی؟ الیار نے ٹھنڈی سانس لی۔ دونوں نہیں، صرف ان کو دیکھنے والی آنکھیں بہت خوبصورت ہے۔ فدق اور الیار کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے پر ٹھہر گئیں۔ چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ فدق کھڑی ہو گئی۔ تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا جو جا رہی ہو؟ الیار نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہت آتا ہے، اس لیے کہتی ہوں رشتہ لے آؤ، فدق نے اکھڑے لہجے میں کہا۔ تم تک میں ہر حال میں آؤں گا، کیونکہ مجھے خود پر بڑا ترس آتا ہے۔ مجھے چاہیے ساری دنیا لڑنا پڑے، مجھے پرواہ نہیں۔ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں فدق کے دوپٹے کا پلو تھا۔ اگر الیار کو جنگ خود سے لڑنی پڑ گئی تو؟ نہ جانے فدق نے یہ کیوں پوچھا۔ اگر الیار فدق کو لے کر لیکن یوں کرنے لگا تو یہ طے ہوگا کہ میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہوں، اور اگر کبھی نہ آیا تو سمجھ لینا کہ میں مر گیا ہوں۔ الیار نے تلخ مسکراہٹ دی۔ فدق کے چہرے کے زاویے سخت ہو گئے۔ آخر میں کرنی تم نے بکواس ہی تھی۔ میں خود سے کیوں لڑوں گا؟ میرا خود تو تم ہو۔ عجیب سا ماحول بن گیا تھا دونوں کے درمیان۔ اللہ حافظ۔ فدق نے منہ موڑا اور چل پڑی۔ آہستہ آہستہ الیار کے ہاتھ سے دوپٹے کا پلو پھسلتا گیا اور فدق چلتے چلتے ایک طرف لٹکتے ہوئے دوپٹے کو دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور جاتے جاتے دور پڑی چادر اٹھا لی اور الیار کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس نے الیار کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے پتہ تھا وہ درد میں ہے، ایک نامعلوم درد، اور الیار کو پتہ تھا وہ رو رہی ہے۔ پتھر کا بت اچانک ٹوٹا۔ فدق اپنے خیال سے باہر آئی۔ الیار نے ہاں کہہ دی تھی۔ یہ وہ واحد ہاں تھی جو سب سے بڑا انکار بنی۔ کیا وہ فدق سے شادی
करने को नहीं माना। हाँ, अलियार खान भी नहीं माना। ये वो लफ्ज़ थे जो मोहम्मद फ़तह ज़बान से अदा नहीं करना चाहती थी या कर ही नहीं सकती थी। हर चीज़ को सदमा था, चाँद को जो बादल के पीछे छुप गया था, तारों को जिन्होंने रोशनी कम कर दी थी। मोहम्मद फ़तह ठंडी छत पर घुटनों को सीने से लगाए और मोबाइल को हाथों में ज़ोर से पकड़ कर लेट गई, जैसे सब जम गया हो, जैसे कोई जादू हो गया हो। एल्सा को अपनी ही छड़ी ने मुजस्मा बना दिया था, बर्फ़ का मुजस्मा। ताकत हो किसी में तो मिटाए मेरी हस्ती, डाइन है मेरा नाम, लक़ब फ़िरक़ा परस्ती। नज़ीर बनारसी। कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का भी मोड़ आ जाएगा, और वो भी कौन सी बेस पर, फ़िरक़ा बेस पर। तो आपको ये अलियार का रिएक्शन क्या कभी आइडिया था कि वो इस कदर इस रिएक्शन पर फ़तह को छोड़ देगा? तो कमेंट में लाज़मी बताइएगा। बोस्तान के कशादा रास्ते, खुली फिजा और खूबसूरत इमारतें। इतनी वुसअत में भी कोई छुपे तो कैसे, कोई छुपाए तो कैसे। नील आंखों वाले ने प्रोफेसर को सीसीटीवी फुटेज में ढूंढ ही लिया। वो हर रोज उसे तलाश करता था। वो कहते हैं ना, जिस चीज की जुस्तजू हो वो मिल ही जाती है। वो उसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। प्रोफेसर बोस्तान की बड़ी लाइब्रेरी से बाहर निकल रहे थे। उसने कॉल की और आगे एड्रेस और टाइमिंग पहुंचा दी। प्रोफेसर अपनी कैप और मास्क से खुद को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, मगर उस कोशिश को हेवलिन ने बुरी तरह नाकाम कर दिया। वो सीधा एक गली में जा रहे थे कि अचानक गली बदलकर दूसरी तरफ मुड़ गए। खतरे की आहट उन्हें भी महसूस हो गई थी। उसके चलते कदम भागते कदमों में तब्दील हो गए। वो एक तंग सी गली में घुसे। किसी ने उन्हें खींच कर अंदर किया, दरवाजे के दूसरी तरफ निकाल कर पीछे से कुंडी लगा दी और उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। हेवले के बंदे एक एक घर में घुसते चले जा रहे थे। तभी कोई खुद को मुकम्मल छुपाए हुए उनके सामने आ खड़ा हुआ। उनकी आंखें भी नजर नहीं आ रही थी। सबने मिलकर उस पर हमला करना चाहा, मगर उसने एक बड़ा सा पाइप उठाकर उन पर जबरदस्त प्रेशर छोड़ दिया। वो सब आंखें मलने लगे और वहीं ठटक गए। उन्होंने दोबारा उसकी तरफ बढ़ने की तैयारी की तो उस छुपे हुए शख्स ने जेब से लाइटर निकाल लिया। सब हैरत से उसे देखने लगे और उनके कदम वहीं जम गए। उन्हें अब एहसास हुआ कि उन पर पानी नहीं बल्कि पेट्रोल छिड़का गया था। सबने हथियार फेंके और उल्टे पांव भाग खड़े हुए। वो आगे भाग रहे थे और आगे उन आग उनके पीछे थी। वो प्रोफेसर का मुहाफिज था। वो प्रोफेसर को भी बचा चुका था और हेवले के आदमियों को भी भगा चुका था, मगर अब खुद हेवले उस पर हमला आवर हो चुका था। मुहाफिज सिर्फ हेवले की आंखें देख सकता था, नीलगू वहशत से भरी हुई। उन आंखों में झांककर मुहाफिज को यकीन हो गया कि वो उस हेवले का मुकाबला नहीं कर सकता। थोड़ी सी मजामत के बाद वो एक घर की तरफ दौड़ पड़ा। हेवले ने गुस्से से उसे देखा और उसके पीछे लपका, मगर मुहाफिज पहले ही अंदर जाकर दूसरी तरफ से कुंडी लगा चुका था। हेवले ने अंदर जाना मुनासिब न समझा और वहीं से गायब हो गया और मुहाफिज भी अंदर ही ओझल हो गया। 3 दिन बाद जिया फदक के घर आए। अस्सलाम वालेकुम खाला। जिया ने नम्रा बेगम को देखकर सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? नम्रा बेगम ने प्यार से जिया को गले लगाया। मेरा छोड़े खाला, फदक को क्या हुआ? अनमोल ने मुझे बताया कि उसे बुखार नहीं छोड़ रहा। जिया शदीद परेशान थी। निमरा बेगम भी बहुत परेशान थी। हाँ बेटा, पता नहीं क्या हो गया है उसे। उस रात छत पर ही सो गई, पता नहीं कैसे सो गई। उसे तो सर्दी खाती है, ना सर्दी बर्दाश्त कर सकती है ना सर्दी उसको। न जाने कैसे सो गई। हमें तो सुबह उठकर पता चला कि ये छत पर सोई पड़ी है और बुखार में तप रही है। जिया से मजीद न हरा गया। वो भागकर फदक के कमरे में गई। फदक आंखें मूंदे लेटी थी। फदक को देखकर जिया का दिल कटने लगा। जर्द रंगत, कमजोर चेहरा, 3 दिन के बुखार ने उसकी आंखों के नीचे स्याह धब्बे छोड़ दिए थे। उलझे रूखे बाल, सूखे फटे होंठ, आज वो कई सदियों की बूढ़ी लग रही थी। जिया की आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे। फदक के साथ अनमोल बैठी थी, जो उसका सर दबा रही थी। अनमोल जिया से मिलने के बाद रूम से चली गई। जिया फदक के साथ बैठ गई और उसके माथे और सर पर हाथ फेरने लगी और कुछ पढ़ पढ़ कर फूंकने लगी। फदक ने हल्के से आंखें खोली। जिया उसे देखकर जरा सा मुस्कुरा दी, पर आंखों की नमी नहीं छुपा पाई। गाइस, मुझे तो पता नहीं क्यों रोना आ रहा है। जिया, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें बहुत याद किया पर तुम नहीं आई। पदक ने सूखे होंठों को जुम्बिश दी। मुझे आज पता चला तुम्हारा फोन ऑफ था। मेरी आज तुम्हारे फोन पर अनमोल से बात हुई। तुम्हें क्या हो गया है जिया? रो दोने को थी। जिया, तुम क्या फूंक रही थी मुझ पर? पदक हवास में नहीं थी। कुछ आयात पड़ रही थी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। पदक ने जल्दी से अपनी कमर सीधी कर ली और जिया का हाथ पकड़ लिया। तुम फिर कुछ ऐसा फूंको ना कि अलियार वापस आ जाए। जिया ने हैरानगी से फदक को देखा। कहाँ गया अलियार? उसने कहा अलियार खान मोहम्मद फदक से शादी नहीं कर सकता। फदक पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी। वो क्या? जिया को हैरत हो रही थी। हाँ जिया, हमारे मजहब अलग है। मुझे भी पता नहीं था। हमारे मजहब अलग है जिया। फदक किसी बच्ची की तरह बोल रही थी।
کیا بول رہی ہو فدق؟ وہ مسلمان، تم مسلمان، پھر کون سا مذہب؟ جیا تعجب سے کھڑی ہوگی۔ تم مدرسے جانا چھوڑ دو بی بی، تمہیں اتنا علم نہیں ہے، وہ دیوبندی ہے اور میں بریلوی گھرانے سے۔ فدق پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ الیار ہمیشہ سچ کہتا ہے، صحیح کہتا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے فدق۔ وہ بھی یہی کہتا تھا، مجھے فرشتہ نہ سمجھو، پر میں نے تو سمجھا تھا نا۔ جیا کو جیسے ایک اور صدمہ ہوا۔ بریلوی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ فدق بھی جلدی سے جیا کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ بخار کمزوری کہاں گئی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہوتا نا؟ کچھ بھی نہیں۔ تم لیٹ جاؤ یار۔ جیا نے فدق کے کندھے پکڑ کر اسے بٹھانے کی کوشش کی۔ مجھے سانس نہیں آ رہی جیا، اور تم کہہ رہی ہو لیٹ جاؤ؟ فدق نے صدمے سے جیا کو دیکھا۔ کیا کچھ نہیں ہوا جیا؟ کیا کچھ نہیں ہوا؟ وہ ہو گیا جو ہونے کا کبھی سوچا نہیں تھا میں نے۔ الیار نے کہا۔ ہاں، الیار خان بھی نہیں چاہتا یہ رشتہ، اور تم کہتی ہو کچھ نہیں ہوا؟ فدق تڑپ کر رونے لگی۔ جیا نے فدق کو جلدی سے گلے لگا لیا۔ جیا نے کبھی بھی ایسی حالت اپنے دوست کی نہیں دیکھی تھی۔ دیکھی کیا، سوچی تک نہیں تھی۔ جیا تم تو کہتی تھی کہ دنیا کا خوش نصیب لڑکا میرا شوہر ہوگا، تمہیں یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ جب الیار مجھے چھوڑ دے گا تو میں کتنی بد نصیب ہوں گی؟ فدق کا چہرہ رگڑ رگڑ کر لال ہو گیا تھا، آنکھیں سوجنے کے باعث چھوٹی ہو گئی تھی۔ جیا ایک دم رونے لگی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، امید اسے ایسی بھی نہیں تھی۔ حیرت کے پہاڑ اس پر بھی ٹوٹے تھے۔ فدق نے ایک دم اس کو جھٹکا دیا اور پھر سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، ایک دیوانی لڑکی کی طرح۔ دیکھو جیا مجھے، کیا میں دکھنے میں اچھی نہیں؟ آنکھیں نہیں پیاری، بال، ناک، ہونٹ، قد کا مسئلہ ہے؟ میں چلتی ٹھیک نہیں کیا؟ فدق کمرے میں تیز تیز چلنے لگی۔ جیا پر ایک کے اوپر ایک صدمہ طاری ہو رہا تھا۔ کیا اس کی فدق پاگل ہو گئی ہے؟ جیا نے فدق کا بازو پکڑ لیا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے گالوں پر رکھ لیے۔ تپتا ہوا چہرہ جس پر کئی رونقیں ہوا کرتی تھیں، کیسے کسی بے حس نے بجھا دی تھی، جن آنکھوں اور زبان پر ہمیشہ شرارت رہتی تھی، آج کیسے تڑپ رہی تھی۔ الیار خان نے محمد فدق کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، یہ تو جدائی کی شروعات تھی۔ فدق کے ساتھ آگے کیا ہونا تھا، یہ اللہ کے سوا کسے پتا تھا؟ سب سے پیاری ہو، بہت پیاری ہو تم، تمہیں اللہ پاک نے بنایا۔ اللہ پاک کوئی چیز کیسے بدصورت بنا سکتا ہے؟ اور تمہیں تو اشرف المخلوقات میں بنایا ہے، اور وہ بھی عورت بنایا ہے۔ روتی آنکھوں نے روتی آنکھوں کو دیکھا۔ فدق ایک دم شل ہو گئے اور آنکھیں موند لیں اور جیا کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ نہ جانے کتنی دیر جیا اس کا سر تھپاتی رہی۔ فدق کو کندھے کی ضرورت تھی اور وہی کندھا اسے جیا نے دیا تھا۔ فدق کی جیا۔ شٹ۔ اوف۔ کلاس روم میں ہی ایگزام ہو رہا تھا، انتہائی بڑا اور شاندار کلاس روم جس میں سیریز چیئرز کی سیٹنگ ہوئی پڑی تھی۔ کویشچن پیپر اور آنسر شیٹس بڑھ چکی تھی، سب سر جھکائے پیپرز میں مصروف تھے، لیکن حمزہ چودھری کوئی امدادی تنکا ڈھونڈ رہا تھا۔ تنکا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی نظر پیپر کرتی ایرتھی پر پڑی، جو پوری طرح پیپر پر جھکی ہوئی تھی، ایسے کہ اس کے بالوں نے اس کا جھکا ہوا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ اتنی نیچے جھکی ہوئی ہے، کہیں چیٹنگ کا کوئی نیا طریقہ تو ایجاد نہیں ہوا جو مجھے نہیں پتا؟ پر ایرتھی کو پتہ ہے۔ حمزہ کے دل میں وسوسے آ رہے تھے۔ چور کو ہمیشہ خیال چوری کا ہی رہتا ہے، چور کو ہمیشہ ہر کوئی چور ہی لگتا ہے۔ حمزہ اپنے خیالوں میں ہی تھا جب اس کی ڈیسک پر پروفیسر برنارڈ نے دستک دی۔ پروفیسر برنارڈ کی دلچسپی ہمیشہ سے حمزہ میں تھی، اور یہ بات پوری کلاس جانتی تھی۔ کیا ہنی، پیپر نہیں آ رہا؟ پروفیسر برنارڈ نے کسی فکر مند بیوی کی طرح پوچھا۔ حمزہ کے ہمیشہ کی طرح بال کھڑے ہو گئے۔ وہ حمزہ کو کچھ ٹائم کے لیے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن پھر اچانک جیسے ہوش آیا ہو۔ برنارڈ، صرف برنارڈ سن کر تو پروفیسر کے پاؤں ہی نہیں لگے۔ یس ہنی، ٹیل می۔ حمزہ نے اپنے چھوٹے آڑے ترچھے دانت نکالے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ سب کتابی باتیں لکھ رہے، پر میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کی آنکھوں کے آئے سوالوں کا جواب دوں۔ حمزہ نے بھی برنارڈ کے ریکارڈ توڑ ادا دکھائی۔ جہاں حمزہ پروفیسر برنارڈ کو الو بنانے پر لگا تھا، وہیں سر جھکائے ایرتھی کے بھی کان کھڑے ہو گئے، جس کے چہرے کے زاویے حیرت سے تبدیل ہو رہے تھے۔ پر سر کیا کروں، صرف کتابی جوابوں سے ہی میں آپ کا پیپر پاس کر سکتا ہوں، آنکھوں کے جوابوں سے تھوڑی۔ حمزہ نے بچوں کی طرح مایوس کن چہرہ بنایا۔ ہنی، کتابی باتیں لکھنے والے اتنے تو ہیں، تم بس میری آنکھوں کے آئے سوالوں کے جواب لکھو۔ پروفیسر برنارڈ نے کسی تڑپتی محبوبہ کی طرح کہا۔ یہ بات سیکرٹ ہوگی؟ حمزہ نے اپنا آخری شک دور کیا۔ ٹاپ سیکرٹ، پروفیسر برنارڈ نے سرگوشی کی۔ حمزہ کو محسوس ہوا کہ کوئی تپتی نظر اسے دیکھ رہی ہے۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو خرم لال ہوتے چہرے کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ حمزہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ خرم نے ہاتھ لمبا کر کے اسے فلائنگ لعنت دی، اور حمزہ نے اسے فلائنگ کس سمجھتے ہوئے پکڑ لیا اور شرارتاً مسکرایا۔ بنا پڑھے اس کا پیپر تو پاس ہو جائے گا، لیکن ایرتھی
पेपर खत्म होने के बाद खुर्रम हमजा को लानत पनामत करता जा रहा था। तभी एहतिसास से गुजरते हुए गंदा सा मुंह बना गए। यार इसे क्या हुआ? बड़ा कोई गंदा मुंह बना कर गए? हमजा ने फिकर से पूछा। यहाँ लोगों के हाथ चलने के साथ कान भी चलते हैं मेरे लाल। यकीनन ऐती ने सुन लिया होगा। खुर्रम ने गोया धमाका किया। जिस लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने पेपर तक याद नहीं किया, उसी को उसने खुद से डिप्रेस कर दिया। ऐसा मत बोल, दिल बंद हो जाएगा मेरा। हमजा ने दिल पर हाथ रख लिया। जी जी, पेपर का रिजल्ट आउट हो जाए फिर बन्नाट को तलाक दे देना, फिर सोचना उसे अपनी मर्दानगी का यकीन कैसे दिलाना है। खुर्रम ने एक बड़ा सा कहका लगाया और उसका कहका हमजा का पूरा जला गया। एक तो राइटर साहिबा ने खुशी गम साथ साथ लिखे हैं, समझ नहीं आता कि बंदा रोए या हंसे। जैसे वहाँ पदक की दुनिया हिली हुई थी, यहाँ अलियार की भी दुनिया बात नहीं थी। उसके जहन दिल हर जगह वीरानी ही वीरानी थी। वो अपने कमरे में पागलों की तरह इधर उधर हो रहा था और न जाने कितने दिन उसके ऐसे गुजर गए। वो कभी कभी पागलों की तरह हाथों की हथेलियां मलने लग जाता, तो कभी कभी नंगे पाँव दौड़ने लग जाता, फिर फूंक मारकर हाथों को गर्म करता और फिर थक हार कर बैठ जाता। और उसके जहन में बार बार फदक की एक ही बात गूंज रही थी। वजीरिस्तान गए थे या मदरसे? और वो उसे कभी नहीं बता पाया कि वो यहाँ से जाने के बाद वाकई में एक मदरसे में ही रहा था। उस्ताद आप फिर उठ आए हैं सफाई के लिए? मैं कर रहा हूँ ना। अलियार ने रहमान उस्ताद के हाथ से झाड़ू लिया। बेटा काम करते रहना चाहिए, सेहत खराब नहीं होती, उस्ताद ने हाथ झाड़ते हुए कहा। वो सामने 3 बच्चे देख रहे हो? उस्ताद ने उंगली से इशारा किया। हाँ उस्ताद जी, बरेलवी मदरसे से आए हैं। कहते हैं कि हमें तो लगता ही नहीं था कि हम कभी किसी मुसलमान के मदरसे में हैं। दुआएं अल्लाह से नहीं वलियों से करवाई जाती थीं। वसीले पे वसीला, वसीले पे वसीला, बस यही चीज़ सिखाई जाती थी। तंजिया हंसी बार बार उसके उनके मुंह से निकल रही थी। अलियार भी तंज में शामिल था। मैं तो इनकी अकल पर हैरान हूँ। ये मुसलमान खुद को कहते क्यों हैं? एक काम करें, सारे वलियों के बुत बना लें, उनकी पूजा शुरू कर लें। कम से कम मुसलमानों के ऊपर ये धब्बा तो खत्म होगा। आए बड़े खत्म नबूवत वाले। अलियार का जैसे मुंह जल रहा हो उनका नाम लेते हुए भी। कुछ ही देर बाद उस्ताद ने अलियार को जोहर की अजान देने को कहा। मस्जिद मदरसे के साथ ही थी। अजान देने के बाद लोग नमाज के लिए जमा होना शुरू हुए। यहीं कुछ सब्ज पगड़ियों वाले 3-4 आदमी भी सफ में खड़े हो गए। अलियार और रहमान उस्ताद के अलावा ये बात सब ने नोट की, लेकिन सब ने नमाज आराम से पढ़ी। वहीं पीछे से एक बरेलवी ने कहा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इस हदीस पर भी अमल कर लिया, वरना लोग तो उसे सिर्फ कहने की हद तक कहते हैं, अमल कोई नहीं करते। वो ठीक ठाक उसके ऊपर ताना मार गए थे। तबलीगियों ने भी बात का जवाब बात से ही देना था। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर हमेशा से अमल करते आए हैं। हम तो लोगों को मुसलमान मानते तो भाई भाई होते ना। रहमान उस्ताद ने उन्हें हकारत से देखा। तुम लोगों का यही तो मसला है कि खुद को खुदा बना बैठे हो। बरेलवी बोले। और तुम लोगों का यही तो मसला है कि हर किसी को खुदा बना बैठते हो। देवबंदियों की तरफ से जवाब आया। बरेलवियों पर अब गुस्सा चढ़ा। अल्लाह की वादनियत पर हमें पूरा यकीन है और हम एक खुदा के मानने वाले हैं, लेकिन तुम लोग गुस्ताखे रसूल हो, अल्लाह के वलियों के गुस्ताख। अब जवाब अलियार ने दिया। तो क्या करें? तुम लोगों की तरह हजूर सल्लम को नूर मानने लगे? अल्लाह ने तो उन्हें बशर बनाकर भेजा है। या तुम लोगों की तरह वलियों की कब्रों के सामने सजदे करने लगे? क्या करने लगे? बुत परस्ती करने लगे? अपना दीन तो पहले दुरुस्त करो, फिर आके कहना हमें गुस्ताखे रसूल। तुम लोग शिर्क से तो बाहर निकलो। हम कोई कब्रों को सजदा नहीं करते। ये इल्ज़ाम हम पर ना लगाओ। हम अल्लाह के नबियों और अल्लाह के वलियों का या गौसे पाक का वसीला लेकर मांगते हैं, और वसीले का जिक्र तो हदीसों में आया है। तो क्या हदीसों को झुटलाओगे? कुफर तो तुम लोगों करते हो। बशर थे, हजूर पाक बशर थे। शर्म करो, शर्म करो। गलत तरबियत कर रहे हो सारे मदरसे के बच्चों की। वो तुम जैसे थे, तुम जैसे नापाकों की तरह थे। बरेलियों का पारा भी ऊपर जा रहा था। रहमान उस्ताद 2 कदम आगे बढ़े। ये देखो हमारे 2 हाथ हैं। हजूर सल्लम के भी 2 हाथ थे, 2 आंखें, 2 नाक। क्या फर्क था उनमें और हम में जो तुम लोग कहते हो कि वो नूर हैं? बरेलवियों और तबलीगियों की बातें आग बढ़ करती जा रही थी। बाकी सब ठीक था या नहीं था, लेकिन दोनों की आंखें जरूर मेल खाती थी, क्योंकि उस वक्त उस मस्जिद में सबकी आंखें सिर्फ लाल ही थी। किसी को किसी पर गुस्सा था तो किसी को किस पर। तबलीगियों ने गुस्से से बरेलवियों को वहां से निकाल दिया और बरेलवी गुस्से से वहां से चले गए। मस्जिद में मौजूद तमाम देवबंदियों के दिल में बरेलवियों के लिए नफरत मजीद तेज हो गई, और उनमें से एक दिल और दिमाग अलियार खान का भी था, जो इस गली से गुजरना भी नहीं चाहता था जहां से कभी बरेलवी गुजरे हों। तो बात ये थी। अलियार अपने ख्याल से वापस आया। उसने अपना सर घुटनों में छुपा लिया और वो खुद से ही बड़बड़ाने लगा। मेरी फदक बरेलवी घर में पैदा हुई तो उसमें उसका क्या कसूर था? मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया। शुक्र है एहसास हो गया। थोड़ी बहुत अक्ल तो उसमें आ गई थी, लेकिन कभी कभी अक्ल आते आते हमें बहुत देर हो जाती है, और शायद अलियार खान को भी बहुत देर हो गई थी।
हाजी बाबा बाहर अपने पौधों के साथ कुर्सी रखकर किताब खोले बैठे थे और उनके साथ बड़ी सी चटाई बिछाकर तबस्सुम और सरगम खाला कुरैशी की बहुत बड़ी चादर बुन रही थी। तबस्सुम ने एक नज़र किताब की तरफ दौड़ाई जिसके ऊपर सीरत नबी लिखा हुआ था। कितनी दफ़ा ये किताब पढ़ेंगे बाबा, अब तो आपको याद भी हो गई होगी। तबस्सुम मुस्कुरा दी। मेरे प्यारे नबी का जिक्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ऐसा है, मैं जब जब भी पढ़ता हूँ एक सरूर आ जाता है। ये मेरे जहन में क्या मेरी पूरी रूह में जज़ब हो चुकी है। कितना कामिल नमूना है हमारे प्यारे नबी हमारे लिए, अगर हम बनना चाहें तो। हाजी बाबा किताब के पन्ने ही पलटते रहे। वो तबस्सुम किसी सोच में पड़ गई। बाबा फिर कोई और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा क्यों नहीं बनना पाया, या कोई क्यों नहीं बन सकता? तबस्सुम अगर ये सवाल किसी मदरसे में करती तो ज़रूर उसके ऊपर कुफर का फतवा लग चुका होता। अब के हाजी बाबा ने किताब अपने चेहरे से परे की, क्योंकि वो हम जैसे नहीं थे और हम उनके जैसे नहीं हैं। यानी हजूर सल्लम बशर नहीं थे, बिल्कुल बशर थे, इंसान थे, लेकिन वो नूरे हिदायत हैं। बेटी, किसी इंसान के पसीने से खुशबू नहीं आती, लेकिन उनके पसीने से खुशबू आती थी। उनके बाल आज भी तबर्रुक के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो खाने में थूक डालते तो बरकत हो जाती थी, वो हाथ फेरते तो बरकत हो जाती थी। हदीस में कई मुजज़े आए हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों को इशारा करते तो दरख्त अपनी जगह से चलकर उनके पास आते थे। पानी के चश्मे उन्होंने निकाले तो ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता ना, ना सहाबा, ना औलिया कराम, ना हम सब। तो ये जो सआदत है ये नबियों को हासिल होती है। तबस्सुम, तो क्या हज़रत वसल्लम को बशर मानना गलत है? हाजी बाबा, बशर मानना गलत नहीं है, क्योंकि वो बशर ही थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अपनी तरह बशर कहना मेरे नज़दीक गलत है। तबस्सुम, यानी उन्हें नूर मानना गलत है, नूरे हिदायत मानना ठीक है। अगर कोई नूर कह भी रहा है तो मोहब्बत से कह रहा है। अगर कोई ये मानता है कि वो नूर ही थे, बशर नहीं थे, फिर तो ये गलत है। वो हमारी तरह बशर नहीं है और वो हमारे लिए नूरे हिदायत हैं। कुरान और हदीस में आया है कि मैं तुम्हारी हिदायत के लिए इंसान भेजता हूँ, और रसूल वसल्लम ने एक हदीस में कहा है कि मैं भी इंसान हूँ, भूल जाता हूँ। बस इस बात का ईमान दिल में होना चाहिए। हाजी बाबा ने ठंडी सांस अंदर ली। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ने पैगंबरों की नफ्स की खुद हिफाजत की है, उनसे गुनाह नहीं हो सकते। अलबत्ता इंसानों की इतना छोटी मोटी गलती हो सकती है। तबस्सुम का दिल मुतमईन हो गया और वो अपना काम करने लगी। हाजी बाबा भी अपनी किताब में मगन हो गए। जब भी आप लोगों के बीच में आप लोगों के पैगंबर मोहम्मद की बात सुनती हूँ तो बड़ा दिल करता है कि एक दफ़ा उनसे मिल लूँ, सरगम मोहसिन ने दुख भरे अंदाज में कहा। अल्लाह आपका दिल अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मोड़ दे, आमीन। तबस्सुम ने सरगम मौसी को बहुत मोहब्बत से देखा। दिल तो कब से मुड़ा हुआ है, सरगम मौसी ने ठंडी आह भरी। हमें सिर्फ अपना मजहब नहीं छोड़ना होता, घर बार, अपने रिश्ते नाते सब छोड़ने होते हैं। अगर ये सब ना छूटता तो मुझे लगता है कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने के बाद कोई किसी और मजहब में होता ही नहीं। होता तो मुसलमान होता, वरना ना होता। सरगम मौसी की आंखें नम हो गई। अल्लाह पाक गैर महज़ब लोगों के लिए इस्लाम के रास्ते में आसानी पैदा फरमाए, आमीन। जैक नैन्सी बास्केटबॉल को बास्केट में डालता और फिर एक तेज निगाह एर्थी पर डालता, जो कि आलिया और श्री के साथ बातें करने में बिजी थी। न जाने कब से वो बास्केटबॉल खेलने में मसरूफ था और न जाने कब से उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ एर्थी पर ठहरी हुई थी। वो बाल को टिप टिप करता आगे बढ़ा और जोर से बाल को थ्रो किया आलिया और श्री की तरफ, लेकिन शायद हमजा कहीं उन्हीं के साथ ठहरा था। उसने जैक की चाल का अंदाजा लगा लिया था। वो भागकर सामने और एक जोर से बाल को किक दे मारी, जो वापस जैक ने खींच कैच कर ली। हाउ डेयर यू ब्लडी हमजा! जैक नैन्सी बाल फेंक कर उसकी तरफ बढ़ा। ये कौन सी नो मैन वाली हरकत थी, मर्द होके लड़कियों को टारगेट करते हुए? हमजा ने भी जैक नैन्सी की तरफ कदम बढ़ा दी। इन दोनों की बातें सुनकर एर्थी, श्री, आलिया हरकत में आ गई और वहीं से दौड़ता हुआ खुरम भी उन तक पहुंचा है। देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे के कॉलर पकड़ लिए। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मैंने 100 दफ़ा कहा है कि मेरे कामों में टांग ना अड़ाया करो। तुम खुद कौन हो मेरे कामों के बीच में आने वाले? जैक नैन्सी दांत पीस पीस कर कह रहा था। हमजा ने भी उसके कॉलर ना छोड़ने की कसम खाई हुई थी। तुम जैसा नो मैन इंसान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा, जिसका टारगेट लड़कियां होती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एर्थी को बाल से हिट करने की? एर्थी हमजा की बात सुनकर चौंक गई। ओ यू इडियट, यू स्टूपिड! मैं एर्थी को हिट नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ खेल रहा था। खेलते हुए गेंद इधर चली गई। जैक के दोस्त और खुरम उन दोनों को छुड़वाने पर लगे हुए थे। ओह रियली इडियट मैं हूँ या तुम? अभी तुमने कहा है कि मेरे काम के बीच में, और अभी कह रहे हो कि गलती से यहाँ पर चली आई। देखो जैक, अपनी हरकतों से बाज रहो। आज तुमने बाल कैच कर ली, कल ये सीधा तुम्हारे मुंह तोड़ेगी। इससे पहले कि वो मजीद झगड़ा करते और एक दूसरे का मुंह तोड़ते, लड़कों ने आकर उनको छुड़वा लिया, लेकिन एर्थी के जहन में अभी भी हमजा की बातें चल रही थी।
تو چلے گائس، آج کے ایپیسوڈ یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا اچھا رسپانس آئے گا تو جلدی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ مل جائے گی۔ پلیز 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 کمنٹ کیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو گرو کرنے میں ہیلپ کریں، اور ہمیں اچھا برا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اللہ آپ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔